हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं आशीष अवस्थी अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा पथ में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि पिछली क्लास के बारे में आपको पता है कि तकनीकी खराबी की वजह से क्लास 10 मिनट के बाद हमारी बाधित हो गई थी। तो पिछली क्लास में मैंने मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल, प्रधानमंत्री और महान्यायवादी के संबंध में प्रावधान लिए थे, जिसके संबंध में उसको आपसे चर्चा करनी थी। लेकिन 10 मिनट तक मैंने आपको खासकर मंत्रिपरिषद के बारे में बता दिया था, मंत्रिमंडल के बारे में बता दिया था और मंत्रिपरिषद से संबंधित जो भी बेसिक फैक्ट आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं उसके संबंध में मैंने आपसे कुछ हद तक चर्चा कर ली थी। लेकिन चूंकि यहाँ पे क्लास बाधित हो गई थी, तो आज वहीं से हम पुनः शुरुआत करेंगे और बचे हुए भाग को आज की क्लास में हम पूरा करेंगे। तो अगर सबसे पहले मैं आपको रिकॉल कराना चाहूँ तो सबसे पहले मैंने आपसे बात की थी मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल के तुलनात्मक अध्ययन के माध्यम से इनके दोनों के अंतरों को मैंने आपको समझाया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि मंत्रिपरिषद एक बड़ा निकाय है और मंत्रिमंडल एक छोटा निकाय है, क्योंकि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री के साथ साथ कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और राज्य मंत्री सामान्य व उपमंत्री ये सभी शामिल होते हैं। जबकि अगर बात मंत्रिमंडल की जाए तो इसमें केवल कैबिनेट स्तर के मंत्री शामिल होते हैं। साथ ही साथ मैंने आपको इसमें यह भी बताया था कि जो सारे निर्णय लेने का अधिकार मंत्रिमंडल का होता है, लेकिन यह अपने सारे निर्णय मंत्रिपरिषद के माध्यम से लागू करवाता है। तो ये बेसिक अंतर थे जो मैंने आपको समझा दिए थे। इसी क्रम में मैंने आपसे बात की थी, जब मैंने बेसिक फैक्ट आपको बताए थे तो मैंने आपको बताया था कि कैबिनेट शब्द का प्रयोग हमारे मूल संविधान में नहीं किया गया था, लेकिन वर्तमान में कैबिनेट शब्द का प्रयोग एक जगह पे किया गया है हमारे संविधान में, और इसका प्रावधान 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा किया गया था। और इसमें ये बात कही गई थी कि यदि अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करता है तो उसको कैबिनेट की लिखित अनुमति लेना अनिवार्य होगा। तो यहाँ पे कैबिनेट शब्द की जो है चर्चा हमारे संविधान में एक बार की गई है। उसी क्रम में मैंने मंत्रिपरिषद के आकार के संबंध में आपको बताया था। मैंने आपको बताया था कि मंत्रिपरिषद के आकार के संबंध में भी मूल संविधान में किसी तरीके का प्रावधान नहीं किया गया है, लेकिन 91वें संविधान संशोधन 91 संविधान संशोधन 2003 के माध्यम से इस बात का प्रावधान किया गया था कि लोकसभा में लोकसभा के जो कुल सदस्य होंगे उसका 15% मंत्री बन सकते हैं। इसी क्रम में मैंने आपको विधानसभाओं के बारे में बताया था कि किसी भी विधानसभा में विधानसभा सदस्य जो कुल सदस्य होंगे उसके 15% मंत्री बन सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक मैंने आपको अपवाद बताया था कि दिल्ली जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ पे कुल सदस्यों का 10% मंत्री बनते हैं। इसी क्रम में मैंने आपको बताया था कि मंत्रिपरिषद के विभागों का बंटवारा प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। साथ ही साथ दो बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट मैंने आपको बताए थे कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। आपको याद रखना है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा, जबकि कोई मंत्री व्यक्तिगत तौर पे राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होगा। इसी क्रम में मैंने आपसे बात की थी, एक जगह बहुत महत्वपूर्ण एक फैक्ट मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि अगर मान लो अगर किस स्थिति में मंत्रिपरिषद बर्खास्त होती है, इस संबंध मैंने आपको बताया था कि यदि प्रधानमंत्री अपना त्याग पत्र दे दे या प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाए तो इस स्थिति में पूरा मंत्रिपरिषद बर्खास्त हो जाएगा। कहने का मतलब पूरे मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना पड़ेगा। और इसी क्रम में मैंने एक आपको बहुत महत्वपूर्ण बात बताई थी अविश्वास प्रस्ताव और विश्वास प्रस्ताव के बारे में कि मान लो विपक्ष मंत्रिपरिषद के किसी भी मंत्री के खिलाफ या स्वयं प्रधानमंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाता है और वह अविश्वास प्रस्ताव सदनों में पारित हो जाता है, तो उस स्थिति में चाहे वह किसी मंत्री के खिलाफ लाया गया हो या प्रधानमंत्री के खिलाफ लाया गया हो, संपूर्ण मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ेगा। तो ये सारी बातें इनके संबंध में मैंने आपसे चर्चा की थी। और खासकर यहाँ से हमारी क्लास छूट गई थी कि यदि मंत्री किसी सदन का सदस्य नहीं है तो उसको 6 माह के भीतर किसी भी सदन की सदस्यता लेनी पड़ेगी। कहने का मतलब ये है कि राष्ट्रपति के पास इस बात की शक्ति है कि यदि प्रधानमंत्री इस बात की सलाह देता है कि किसी व्यक्ति को जो कि न राज्यसभा न लोकसभा किसी का सदस्य नहीं है उसको मंत्री घोषित किया जाए, तो राष्ट्रपति उसको मंत्री नियुक्त कर देगा। लेकिन शर्त ये रहेगी कि उसको 6 माह के भीतर या तो राज्यसभा की या लोकसभा की सदस्यता लेना अनिवार्य होगा, और यदि वह सदस्य नहीं बन पाता है तो 6 माह के बाद उसको अपना मंत्री पद छोड़ना पड़ेगा। इसी क्रम में मैंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपको और बताई थी कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और किसी भी मंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करेगा, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पे करेगा। तो मंत्रिमंडल हो चुका। हाँ, फिर ये मैंने आपको बताया था आंतरिक कैबिनेट, बहुत महत्वपूर्ण बात जो आंतरिक कैबिनेट है, आंतरिक कैबिनेट की चर्चा हमारे संविधान में थी, लेकिन आंतरिक कैबिनेट को किचन कैबिनेट नाम हमारे संविधान में कहीं नहीं मिलता है। मीडिया ने इसको किचन कैबिनेट नाम दिया। इसमें क्या होता है, यह कैबिनेट की एक छोटी संस्था है
जिसमें प्रधानमंत्री व प्रधानमंत्री के विश्वास पात्र नजदीकी कैबिनेट मंत्री व प्रधानमंत्री के कुछ ऐसे विश्वास पात्र बाहरी व्यक्ति जो कि मंत्रिपरिषद या मंत्रिमंडल के सदस्य नहीं है, ऐसे व्यक्ति भी उसमें खासकर प्रधानमंत्री के मित्र हो सकते हैं, प्रधानमंत्री के पारिवारिक सदस्य हो सकते हैं, जो कि प्रधानमंत्री के विश्वास पात्र हैं, वो इस किचन कैबिनेट में शामिल होते हैं। और इस किचन कैबिनेट के पास महत्वपूर्ण मामलों पे निर्णय लेने का अधिकार होता है। जो और किचन कैबिनेट के संबंध में मैंने आपको बताया कि इसे मीडिया द्वारा किचन कैबिनेट नाम दिया गया था, तो ये बात आपको याद रखनी है। इस क्रम में अब जो मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री से संबंधित जो विभिन्न अनुच्छेद हो सकते हैं, उनके संबंध में मैं आपसे चर्चा करता हूँ। तो अनुच्छेद 74 में कहा गया कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा। इसमें कहने का मतलब है, जब मैंने आपको अनुच्छेद 53 पढ़ाया था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि कार्यपालिका संबंधी समस्त शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी। कहने का मतलब ये है कि मंत्रिपरिषद द्वारा जो भी कार्य किए जाएंगे वह राष्ट्रपति द्वारा ही किए माने जाएंगे, क्योंकि मैंने आपको अनुच्छेद 111 के तहत बताया है कि कोई भी विधेयक यदि संसद से पारित होकर राष्ट्रपति के पास कोई भी विधेयक अगर संसद से पारित हो गया है तो सबसे लास्ट में वह साइन होने के लिए राष्ट्रपति के पास जाता है, और जब राष्ट्रपति उस पर साइन करता है, उसी क्रम में जब राष्ट्रपति उस पर साइन कर देगा तभी वह विधेयक पूर्णतः पारित माना जाएगा और कानून बनेगा। तो आपको याद रखना है, अनुच्छेद 74 के तहत ये बात कही गई है कि मंत्रिपरिषद का गठन होगा, लेकिन किसके लिए? वह राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए होगा। फिर अनुच्छेद 75 एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है, बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद आपके लिए होगा, अनुच्छेद 75 इसमें कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। आपको याद रखना है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। यहाँ से आपसे दो तरीके के प्रश्न बन सकते हैं कि प्रधानमंत्री नियुक्त होता है, निर्वाचित होता है। तो आपको याद रखना है कि यदि प्रधानमंत्री की नियुक्ति संबंधी बात पूछी जाएगी तो आपको हमेशा याद रखना है कि प्रधानमंत्री नियुक्त होता है, लेकिन अगर उसके एक संसद सदस्य के रूप में उसके विषय पूछा जाता है तब आपको याद रखना होगा कि वह निर्वाचित होता है। फिर इसी में कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, तो इसका मतलब ये नहीं हो जाएगा कि राष्ट्रपति को इसकी असीमित शक्ति प्राप्त है। राष्ट्रपति भी उसे ही प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा जो लोकसभा में बहुमत दल का नेता होगा। कहने का मतलब ये, जो सबसे बड़ी पार्टी होगी, जिसके सबसे ज्यादा सांसद जीत के आए होंगे, और वह जिसके सबसे ज्यादा सांसद जीत के आएंगे, उस पार्टी ने जिसे लोकसभा में अपने बहुमत दल का नेता चुना है, उसे ही राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा। फिर मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहेंगे। अगर मंत्रियों के कार्यकाल के संबंध में आपसे पूछा जाए, चाहे मंत्री के या प्रधानमंत्री के, तो आपका जवाब हमेशा होगा कि वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने कार्यकाल पे बने रहेंगे। लेकिन यहाँ भी एक बात यह है कि इसमें भी राष्ट्रपति की शक्ति सीमित है, असीमित शक्ति नहीं कि जब राष्ट्रपति चाहे तो वह किसी को हटा दे, ऐसा नहीं है। इसमें यह है कि जब तक सरकार को सदन में विश्वास मत प्राप्त है, जब तक सरकार को सदन में विश्वास मत प्राप्त है, तब तक सरकार बनी रहेगी और मंत्रिपरिषद के किसी मंत्री को इस स्थिति में राष्ट्रपति नहीं हटाएगा। और हटाने की स्थिति तब बनेगी या तो प्रधानमंत्री सिफारिश करे किसी को हटाने की, तब हटाया जा सकता है, या किसी के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तब पूरा मंत्रिपरिषद बर्खास्त हो जाएगा। तो मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करेंगे। और यदि इनको सदस्य रूप में पूछा जाएगा, संसद के सदस्य के तौर पर अगर इनकी बात की जाएगी, तो इनका कार्यकाल यदि ये लोकसभा के सदस्य हैं तो 5 वर्ष होगा, और यदि राज्यसभा के सदस्य होंगे तो 6 वर्ष होगा। इसकी चर्चा अभी आगे जब मैं आपको लोकसभा और राज्यसभा यानी कि संसद पढ़ाऊंगा वहां भी करूंगा। फिर अनुच्छेद 77 में कहा गया है, कार्यपालिका द्वारा किए गए सभी कार्य राष्ट्रपति द्वारा किए गए माने जाएंगे। वही बात जो अनुच्छेद 53 में कही गई थी कि कार्यपालिका की समस्त शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी, कार्यपालिका द्वारा किए गए सभी कार्य राष्ट्रपति में निहित होंगे। वही बात यहाँ अनुच्छेद 77 के तहत कही गई है कि जो भी कार्य कार्यपालिका करेगी वह राष्ट्रपति द्वारा किए माने जाएंगे। फिर अनुच्छेद 78 में कहा गया है कि राष्ट्रपति के प्रति पीएम के कर्तव्य, कहने का मतलब ये है कि अनुच्छेद 78 के तहत राष्ट्रपति के लिए प्रधानमंत्री के कुछ कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं। इस कहने का मतलब ये है कि मंत्रिपरिषद के कार्यों की सूचना देना, प्रधानमंत्री का कार्य होगा कि मंत्रिपरिषद जो कार्य करेगी उसकी सूचना वह राष्ट्रपति को देगा, और राष्ट्रपति समय समय पर कार्यपालिका संबंधी समस्त कार्यों की सूचना प्रधानमंत्री से मांग सकता है और प्रधानमंत्री सूचना देने के लिए बाध्य होगा। फिर इसमें अगर समझने वाली बात के तौर पर देखा जाए तो मंत्रिपरिषद व राष्ट्रपति के बीच की योजक कड़ी प्रधानमंत्री को कहा जाता है। आपसे अगर ऐसा प्रश्न बन जाए कि मंत्रिपरिषद व राष्ट्रपति के बीच की योजक कड़ी किसे कहा जाता है, तो आपका जवाब प्रधानमंत्री हो जाएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री चूंकि दोनों के मंत्रिपरिषद के सारे कार्यों की सूचना, मंत्रिपरिषद के
क्रियाकलापों की सूचना वह राष्ट्रपति को देता है और राष्ट्रपति जरूरत पड़ने पर प्रधानमंत्री से मांग भी सकता है। इसलिए प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति व मंत्रिपरिषद के बीच की योजक कड़ी कहा जाता है। तो इसी क्रम में जो भी अनुच्छेद महत्वपूर्ण बन सकते थे मैंने आपको बता दिए हैं, जो भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद हो सकते थे मैंने बता दिए हैं। और अब हम विस्तृत चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री के बारे में। तो आज प्रधानमंत्री पद के संबंध में जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट बन सकते हैं उसकी चर्चा करेंगे। और अगली क्लास में भारत के विभिन्न प्रधानमंत्रियों से संबंधित जो भी प्रश्न व्यक्तिगत तौर पर उनके व्यक्तिगत कारणों से पूछे जाते हैं उसके संबंध में मैं आपसे चर्चा करूंगा। तो प्रधानमंत्री, सबसे पहली बात है प्रधानमंत्री कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख होता है। यहाँ पे आपसे दो तरीके के क्वेश्चन कार्यपालिका के प्रमुख के संबंध में दो तरीके के क्वेश्चन बनते हैं कि कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है। तब आपका जवाब हो जाएगा कि कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति होता है। लेकिन यदि कार्यपालिका के वास्तविक प्रमुख की बात की जाएगी तो कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। फिर मैंने आपको बताया कि इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, तो इसको शपथ भी कौन दिलाएगा? इसकी शपथ भी राष्ट्रपति दिलाता है। और प्रधानमंत्री बनेगा वही जो लोकसभा में बहुमत दल का नेता होगा। वो बात मैंने आपको यहाँ पे भी बताई है कि प्रधानमंत्री वही व्यक्ति बनेगा जो लोकसभा में बहुमत दल का नेता चुना जाएगा। फिर कार्यकाल, प्रधानमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं है और वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहेगा। चाहे मंत्रियों की बात की जाए, चाहे स्वयं प्रधानमंत्री की बात की जाए, इनका कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होगा। लेकिन मैंने साथ में एक बात यह भी बताई है कि इस मामले में राष्ट्रपति की शक्ति असीमित नहीं है। वह किसी बिना किसी कारण के ऐसा नहीं होगा कि किसी प्रधानमंत्री या किसी मंत्री को अपने पद से हटा सके। यदि अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है, अविश्वास प्रस्ताव किसी मंत्री के विरुद्ध या स्वयं प्रधानमंत्री के विरुद्ध पारित होता है, तब तो ये हट जाएंगे अपने पद से। वैसे राष्ट्रपति के पास इसमें कोई असीमित शक्ति नहीं है। फिर बात होती है पदेन अध्यक्ष की, कि जो प्रधानमंत्री होता है वह किन किन संस्थाओं का या किन किन संगठनों का पदेन अध्यक्ष होता है। चाहे जो प्रधानमंत्री बन जाए, हर स्थिति में, आज जैसे नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री है, कल कोई और होगा या पीछे कोई और था, तो इन संगठनों का अध्यक्ष हमेशा प्रधानमंत्री होता है। तो उसमें सबसे पहले नीति आयोग, इसके संबंध में आगे आपको बताऊंगा कि इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। जब मैं नीति आयोग संबंधी, योजना आयोग संबंधी आपसे चर्चा करूंगा, विस्तृत उसमें आपको बताऊंगा। फिर अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष होता है, तो आपको याद रखना नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, अंतर्राज्यीय परिषद का पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। CSIR यानी कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इसका भी जो पदेन अध्यक्ष होगा वो प्रधानमंत्री होगा। तो ये 3 संगठन आपको याद रखने हैं, इससे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। एक तो नीति आयोग, एक अंतर्राज्यीय परिषद और एक CSIR। इसके संबंध में आपको याद रखना है कि इनका पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। फिर प्रधानमंत्री के कार्य, मंत्री नियुक्त करने के लिए राष्ट्रपति से सिफारिश करता है। कहने का मतलब ये है कि जैसे मैंने आपको यहाँ पे भी बताया था कि मंत्रिपरिषद में विभागों का बंटवारा कौन करता है, तो मंत्रिपरिषद में विभागों का बंटवारा प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। तो इसी क्रम में इस बात को आप याद रखिएगा प्रधानमंत्री के कार्यों में कि किस मंत्री को कौन सा विभाग देना है, किसको मंत्री नियुक्त करना है, क्योंकि मंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, लेकिन किसकी सिफारिश पर? प्रधानमंत्री की सिफारिश पर। तो आपको याद रखना है कि मंत्रियों की नियुक्ति की सिफारिश प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से करता है या इसका कार्य होगा। वह किसी मंत्री से पद त्याग करने या उसको बर्खास्त करने की सिफारिश राष्ट्रपति से करता है। नियुक्ति की सिफारिश भी वह राष्ट्रपति से करता है, लेकिन वह किसी मंत्री से पद को त्यागने संबंधी बात कह सकता है और न त्यागने की स्थिति में वह उस मंत्री को बर्खास्त करने के लिए राष्ट्रपति से सिफारिश करता है। तो ये बात आपको इसके कार्य के संबंध में याद रखनी है। तो फिलहाल जो प्रधानमंत्री के महत्वपूर्ण फैक्ट थे, प्रधानमंत्री पद के संबंध में, उसके कार्य थे, पदेन अध्यक्ष के संबंध में थे, और जो भी बेसिक फैक्ट थे मैंने आपको बता दिए। और अगर आपको इतना तैयार है तो प्रधानमंत्री पद से पूछा जाने वाला कोई भी प्रश्न आपसे नहीं छूटेगा। जो भी हो सकता था मैंने इतने में कवर करने का पूरा प्रयास किया है। इसी क्रम में बीच में हमारा एक अनुच्छेद छूट रहा था, अनुच्छेद 76। अनुच्छेद 76 के तहत भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति होती। भारत के महान्यायवादी का पद अनुच्छेद 76 के तहत आता है, जिसको इंग्लिश में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कहते हैं। तो अब हम बात करेंगे भारत के महान्यायवादी। ठीक, तो अनुच्छेद 76 के तहत भारत के महान्यायवादी का पद संबंधी चर्चा की है। और इसके संबंध में जो महत्वपूर्ण फैक्ट है, जो परीक्षाओं में महान्यायवादी के संबंध में प्रश्न पूछे जाते हैं, उनके संबंध में मैं आपसे विस्तृत चर्चा कर लेता हूं। इसे सर्वोच्च विधि अधिकारी कहा जाता है। महान्यायवादी को सर्वोच्च विधि अधिकारी का मतलब ये है कि महान्यायवादी को भारत का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी कहा जाता है। और यह भारत सरकार का वकील है। किसी भी विधिक मामले में न्यायालय में
भारत सरकार की ओर से पक्ष कौन अपना भारत सरकार का पक्ष कौन रखता है? महान्यायवादी रखता है, इसीलिए इसको भारत सरकार का वकील कहा जाता है। इसकी नियुक्ति, पद से हटाना, वेतन भत्ते। महान्यायवादी की नियुक्ति कौन, 3 ये फैक्ट है, बहुत महत्वपूर्ण है, आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं कि महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। महान्यायवादी को पद से हटाने का अधिकार किसको होता है? राष्ट्रपति को होता है। और इसके वेतन भत्ते का अधिकार किसे है? इसके वेतन भत्ते भी राष्ट्रपति ही निर्धारित करता है। आपको इस बात में कंफ्यूज नहीं होना है कि इसकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करेगा, पद से हटाएगा भी राष्ट्रपति, और इसके वेतन भत्तों का निर्धारण भी राष्ट्रपति द्वारा ही किया जाएगा। और इस संबंध में एग्जामिनर आपको बार बार संसद देके फंसाता है कि महान्यायवादी के वेतन भत्तों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है, और वहां ऑप्शन में सबसे पहला ऑप्शन संसद का डालता है, और अक्सर लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं और संसद को आंसर मानते हैं। तो आपको याद रखना है कि महान्यायवादी के वेतन भत्तों का निर्धारण राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा, और इसकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करेगा, और पद से हटाने का भी अधिकार राष्ट्रपति को होगा। फिर अगर इसके कार्यकाल की बात की जाए तो यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहता है। अगर इसके कार्यकाल की बात की जाए तो महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहता है। तो आपको याद रखना कि इसका भी कार्यकाल कोई निश्चित कार्यकाल नहीं है, बल्कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत यह अपने पद पर रहता है। लेकिन अगर परंपरागत बातों की बात की जाए तो अभी तक ये देखा गया है परंपरागत स्थितियों में कि अगर वर्तमान सरकार बदल जाती है, वर्तमान सरकार चुनाव के बाद बदल जाती है और कोई नई सरकार आ जाती है, तो इस स्थिति में महान्यायवादी को अपने पद से हटा दिया जाता है। ये परंपरागत बात है, लेकिन जो संविधान इसके प्रतिपाद कह रहा है वो यही कहता है कि इसका कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। फिर अगर महान्यायवादी की योग्यता की बात की जाए, तो पहली चीज इसके योग्यता के संबंध में आप ये याद रखिएगा कि उच्चतम न्यायालय के किसी मुख्य न्यायाधीश की जो योग्यता होती है, सेम वही योग्यता महान्यायवादी की होती है। साथ ही साथ इसके क्रम में एक बात और याद रखनी है कि महान्यायवादी वही व्यक्ति बनेगा जिसको किसी भी उच्च न्यायालय में या तो उसने 5 वर्ष तक न्यायाधीश के रूप में कार्य किया हो, या उसको 10 वर्ष की वकालत का अनुभव हो। तो आपको याद रखना है कि महान्यायवादी वही व्यक्ति बनेगा जिसने किसी भी उच्च न्यायालय में 5 वर्ष तक न्यायिक कार्य किया हो, यानी कि न्यायाधीश के पद पे रहा हो, या 10 वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में काम किया हो, यानी कि 10 वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय में वकालत की हो। फिर संसद के दोनों सदनों में, बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट, अभी आरओ की परीक्षा में इसके संसद सदनों के संबंध में इससे एक प्रश्न पूछा गया था। तो आपको याद रखना है महान्यायवादी को इस बात का अधिकार होगा कि वह संसद के दोनों सदनों में बैठ सकता है, उसकी कार्यवाहियों में भाग ले सकता है, बोल सकता है, लेकिन उसको वो अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता, क्योंकि वह संसद का सदस्य नहीं होता है, इसलिए उसको वोट डालने का अधिकार संसद में नहीं होता है। लेकिन अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है कि क्या महान्यायवादी को संसद की कार्यवाहियों में भाग लेने का अधिकार है, तो हाँ, महान्यायवादी को संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है, बोलने का अधिकार है, लेकिन वोट देने का अधिकार नहीं है। और आरओ के एग्जाम में यह प्रश्न बना था कि क्या संसद सदस्यों की तरह ही महान्यायवादी को भी विशेषाधिकार प्राप्त हैं? तब आपका जवाब उसमें था हाँ। जैसे संसद सदस्यों को सभी भत्ते एवं विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं, ठीक उसी प्रकार महान्यायवादी को भी संसद सदस्यों की तरह ही सभी भत्ते एवं विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं। और इसका प्रावधान अनुच्छेद 88 के तहत किया गया। आपको याद रखना है, अनुच्छेद 88 के तहत मंत्रियों के भी सभी भत्ते और विशेषाधिकारों का प्रावधान किया गया, और साथ में ही महान्यायवादी के संबंध में भी जो विशेषाधिकार संसद सदस्यों को मिलते हैं, सेम वही विशेषाधिकार महान्यायवादी को भी मिलेंगे। सिर्फ अंतर इतना होगा कि महान्यायवादी को संसद में वोट डालने का अधिकार नहीं है, और उसका कारण यह है कि वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। तो फिलहाल महान्यायवादी के संबंध में जो भी प्रश्न बन सकते थे मैंने आपको विस्तृत बता दिए हैं, और इसके अतिरिक्त महान्यायवादी के संबंध में भी कोई प्रश्न आपसे नहीं बनेंगे। एक प्रश्न ये बनता है कि आखिर पहले महान्यायवादी कौन थे? तो अगर पहले के बारे में पूछा जाए तो आपको याद रखना एमसीसी तलवाड़ थे, पहले एमसीसी तलवाड़। और यदि वर्तमान की बात की जाए तो आर वेंकटरमणी वर्तमान में हमारे अटॉर्नी जनरल यानी कि महान्यायवादी हैं। तो फिलहाल आज की क्लास में पिछली क्लास का जो भी भाग शेष बच गया था उसके संबंध में मैंने आपसे पूरी चर्चा कर ली है, और अब अगली क्लास में खासकर प्रधानमंत्री के संबंध में जो व्यक्तिगत रूप से प्रधानमंत्रियों के बारे में जो प्रश्न उनसे पूछे जाते हैं उन सबकी चर्चा मैं अगली क्लास में आपसे कर लूंगा। और फिलहाल जो मैं संविधान संशोधन की एक श्रृंखला 60 वीडियोज के माध्यम से मैं चला रहा हूँ, वहां पे जाके आप संविधान संशोधन देख सकते हैं।
वहां पे मैं सारे संविधान संशोधन एक एक दो दो करके आपको याद करा दूंगा और पूरे संविधान संशोधन को मैं वहीं पे कवर कर दूंगा। फिलहाल आज की क्लास को मैं यहीं पे समाप्त करूंगा। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल शिक्षा पथ को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।